बिहार में आज से लॉकडाउन 4.0 8 जून तक चलेगा। जी हां, देखिए बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज से लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो गई है। 8 जून तक ये लॉकडाउन चलेगा, चौथा लॉकडाउन बिहार के लिए। और प्रतिष्ठानों को छूट भी मिली है। सरकारी कार्यालय भी खुलेंगे, हालांकि कई तरह की पाबंदियां भी होगी। शाम 4 बजे तक सरकारी दफ्तर खुलेंगे। 25% लोगों को ही अनुमति होगी सरकारी दफ्तर पहुंचेंगे। तो देखिए आज से चौथा लॉकडाउन शुरू हो गया। 4.0 लॉकडाउन आज से 8 जून तक बिहार में है। हालांकि व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छूट मिली है। समय सीमा बढ़ाई गई है। दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुलेंगी। सरकारी दफ्तर के लिए भी नियम बनाया गया कि 25% कर्मचारी दफ्तर पहुंचे, लेकिन शाम 4 बजे तक ही ये दफ्तर खुले रहेंगे। और बिहार के में लॉकडाउन 4.0 में क्या खास है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात सरकारी दफ्तर की। सरकारी कार्यालय शाम 4 बजे तक ही खुले रहेंगे। सरकारी दफ्तर में 25% कर्मचारी ही मौजूद रहेंगे। बिहार में प्राइवेट कार्यालय अभी भी बंद रखे जाएंगे, यानी चौथे लॉकडाउन में भी बंद रहेंगे प्राइवेट दफ्तर। दुकान और प्रतिष्ठान एक दिन बीच करके खुलेंगे, यानी एक दिन बाद दुकान खुलेंगी। सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकानों को खोलने का वक्त तय किया गया है। तो खरीदार और दुकानदार दोनों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। दुकानों में सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य है। शादी और श्राद्ध में पहले के गाइडलाइंस लागू रहेंगे, यानी यहां कोई अलग से छूट नहीं दी गई है। कोविड सेंटर में जनप्रतिनिधियों को जाने की इजाजत नहीं होगी। नए प्रतिबंध 8 जून तक लागू रहेंगे। तो 10 ये बड़ी बातें लॉकडाउन 4.0 में क्या कुछ है क्या नहीं है, ये हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, दुकानें अल्टरनेट डे में सुबह 6 बजे से खुलेंगी, दोपहर 2 बजे तक इनको खुलना है। रेस्टोरेंट और होटल की बात करें तो होम डिलीवरी के लिए या टेक होम के लिए ये खुले रहेंगे। तो दुकानें देखिए अल्टरनेट डे में खुलेंगे, सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक का वक्त तय किया गया है। होटल में लोगों को ठहरने की अनुमति भी होगी। सरकारी दफ्तर में 25% कर्मचारियों के साथ 4 बजे तक दफ्तर खुलेंगे। बिहार में कोरोना की रफ्तार पर तेज ब्रेक लगी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम बेखौफ हो जाएं, क्योंकि कोरोना का खौफ अभी खत्म नहीं हुआ। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था और फिर लापरवाही हुई, जिसके बाद देश दूसरी लहर की चपेट में आया और हजारों परिवारों को गम में डुबो गया। तो 5 मई से बिहार में लॉकडाउन की शुरुआत हुई और 5 मई के बाद से ही लगातार संक्रमण की दर में कमी आई है। अब यह दर 1.10% रह गई। कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 97.25% तक पहुंच गया। मंगलवार को राज्य में 1174 मरीज मिले। पटना में सबसे ज्यादा 132 मरीज मिले। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 14,250 रह गई है। और अब तक देखिए 6,88,000 से ज्यादा मरीज ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमित हुए थे और अब ठीक भी हो गए हैं। और इधर बिहार में पंचायत चुनाव फिलहाल नहीं होंगे। नीतीश कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। 15 जून को त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो रहा है और ऐसे में 15 जून के बाद पंचायतों का कामकाज परामर्शी समिति के जरिए होगा, यानी ना ही प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा और ना ही पंचायत के लिए प्रशासक की नियुक्ति होगी। फिलहाल नहीं होंगे पंचायत चुनाव, नहीं बढ़ेगा गांव की सरकार का कार्यकाल, ना ही पंचायत के लिए नियुक्त होंगे प्रशासक। परामर्शी समिति के जरिए चलेगी गांव की सरकार। 15 जून को त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में चुनाव नहीं कराने की स्थिति में सहयोगी पार्टी समेत विपक्ष ने पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को 6 महीने तक बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन सीएम नीतीश ने बीच का रास्ता निकाला है। नीतीश कैबिनेट में इस संबंध में फैसले पर मुहर लगी, जिसके मुताबिक त्रिस्तरीय पंचायत राज के प्रतिनिधियों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया, न ही पंचायतों के लिए प्रशासक की नियुक्ति की गई। कैबिनेट ने पंचायतों के चुनाव नहीं होने की स्थिति में परामर्शी समिति गठन का निर्णय लिया।
वार्ड, पंचायत समिति, पंचायत और जिला परिषद में परामर्श समिति का गठन किया जाएगा। यानी 15 जून के बाद कार्यकाल खत्म होने के बाद मौजूदा गांव की सरकार भंग हो जाएगी। ऐसे में पंचायतों का कामकाज परामर्शी समिति करेगी। सरकार बाद में तय करेगी कि समिति में कौन कौन होगा, लेकिन यह माना जा रहा है कि इस समिति में पूर्व के पंचायत प्रतिनिधि को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा विधायक प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी समिति में शामिल रहेंगे। इस समिति का गठन राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर करेगी। इस फैसले को लागू करने के लिए पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन किया जाएगा। अधिनियम की धारा 14, 39, 66, 92 में संशोधन किया जाएगा। इसके बाद अध्यादेश लाकर इस फैसले को लागू किया जाएगा। पंचायत चुनाव नहीं होने के स्थिति में 15 जून के बाद बिहार में कैसे विकास के कार्य होंगे, उसके लिए एक परामर्शी समिति का गठन हम लोग करने जा रहे हैं। और इसमें आदरणीय महामहिम राज्यपाल की सहमति जब प्राप्त हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग एक संकल्प बनाकर, एक निर्देशिका बनाकर पूरे स्वरूप को तैयार करके हम लोग किस तरह परामर्श समिति का गठन करके जिले में जो पंचायत है, ग्राम कचहरी है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, उसका गठन करने का काम करेंगे। पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। पीएम ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। कोरोना संकट के बीच सीबीएसई 12वीं परीक्षा पर जारी पसोपेश पर आखिरकार विराम लग गया। मंगलवार को पीएम मोदी के साथ हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद परीक्षा रद्द करने का फैसला ले लिया गया। इस बैठक में सीबीएसई के चेयरमैन के साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर शामिल हुए। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई, जिसमें प्रधानमंत्री के सामने परीक्षा कराने के सभी विकल्प रखे गए। लेकिन बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। छात्रों के स्वास्थ्य से समझौता नहीं कर सकते। छात्रों पर परीक्षा के लिए दबाव नहीं बना सकते। ऐसे माहौल में बच्चों को तनाव देना ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से एग्जाम कैंसिल हो गई, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी हेल्थ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है। कि मेरे को लगता है कि एक पॉजिटिव भी हो गया एक तरफ से और एक तरफ से नेगेटिव भी हो गया। पॉजिटिव तो इसलिए हो गया कि हमारी हेल्थ का इशू है। बता दें, सीबीएसई बोर्ड ने पिछले सप्ताह हुई केंद्रीय मंत्रियों की बैठक में परीक्षा आयोजित करने के 2 विकल्प सुझाए थे। पहला विकल्प था सभी विषयों की परीक्षा घटे हुए एग्जाम पैटर्न पर आयोजित करना और दूसरा विकल्प था केवल महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षा आयोजित करना। इन विकल्पों पर भी खूब मंथन हुआ, लेकिन पीएम ने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर 12वीं की परीक्षा रद्द करने की जानकारी दी। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि भारत सरकार ने 12वीं कक्षा की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। व्यापक विचार विमर्श के बाद हमने एक निर्णय लिया जो छात्रों का अनुकूल है, जो हमारे युवाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ भविष्य की रक्षा करता है। इधर सारण रेंज के डीआईजी मनु महाराज साइबर क्राइम के शिकार हो गए। छपरा के एक युवक ने उनके नाम का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया के जरिए ठगी की। हालांकि समय रहते पुलिस ने उसे दबोच लिया। मनु कुमार पर आरोप है कि उसने फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाया और खुद को मनु महाराज बताकर कई लड़कियों से दोस्ती की और अश्लील मैसेज भी भेजने लगा। साथ ही कई लोगों को नौकरी दिलाने का वादा भी करने लगा। कुछ लोगों ने इसकी खबर मनु महाराज को दी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं मन्नू कुमार मन्नू महाराज सर का नाम बेचकर लड़की से चैट किया और गूगल अकाउंट पे भी उनका नाम डाला जिसमें मेरा नंबर था।
पूर्वी चंपारण के कारोबारियों के लिए दहशत का पर्याय राहुल सहनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राहुल सहनी को पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिला से गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ की टीम ने उसे गिरफ्तार कर मोतिहारी लेकर वो आई है। राहुल सहनी मछली कारोबारी बनकर वेश बदलकर वहां रह रहा था। पुलिस ने उसके पास से हथियार कारतूस के साथ 3 किलो चरस भी बरामद किया। उसके खिलाफ जिले के कई थानों में हत्या, डकैती, लूट और रंगदारी के दर्जन भर मामले दर्ज हैं। ढेकावा बाजार स्थित मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ढेकावा बाजार स्थित लक्ष्मी वस्त्रालय के मालिक राकेश महतो को गोली मारी गई थी और उनसे पूर्व में अपराधकर्मी राहुल सहनी और उसके गैंग के द्वारा रंगदारी की मांग की गई थी। इसके बाद एसडीपीओ सदर और हमारे थानाध्यक्ष और टेक्निकल सेल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और अनुसंधानोपरांत अपराधकर्मी राहुल सहनी को नॉर्थ 24 परगना पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया और उसको ट्रांजिट रिमांड पर यहाँ पे लाया गया है। साथ ही आगे अनुसंधान करते हुए उसके गैंग के अन्य 9 अपराधकर्मियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसमें 32 साल पुराने अपहरण के मामले में पूर्व सांसद पप्पू यादव को मधेपुरा कोर्ट से जमानत नहीं मिली और उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा। सेशन कोर्ट में सुबह सुनवाई हुई। इसके बाद गवाहों और तमाम सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। अब उनके पास हाईकोर्ट जाने का ही रास्ता बचा है। ये बहुत पुराना केस रहने के बावजूद इस केस में सुलह हो जाने के कारण जो है केस में कुछ बचा ही नहीं था। इसमें जो पूर्ण आशा थी हम लोगों को इसमें जमानत जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से मिलेगा, लेकिन विश्व सूत्रों से पता चला है कि वो खारिज किया गया है जमानत को, और जमानत याचिका खारिज होने का जो आदेश फलक आएगा उसमें देखेंगे कि किस आधार पर किया गया, उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। और अब बात नए फरमान की। बिहार में ड्यूटी के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले पुलिसकर्मियों पर अब कार्रवाई होगी। जी हां, पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है कि पुलिस वाले ड्यूटी के दौरान मोबाइल या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल ना करें और ऐसा करने पर अनुशासनहीनता मानते हुए कार्रवाई भी की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि वीआईपी सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था और दूसरे महत्वपूर्ण जगहों पर तैनाती के दौरान कई पुलिस वाले मोबाइल पर बिजी दिखाई देते हैं। इससे काम तो प्रभावित होता ही है, पुलिस की छवि भी खराब होती है। लिहाजा कोई भी अधिकारी और कर्मचारी अब ड्यूटी के दौरान मोबाइल या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करेगा। मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर डीजीपी के निर्देश की जानकारी पुलिसकर्मियों को हो गई है, लेकिन अभी चोरी छिपे पुलिसकर्मी मोबाइल पर बातें करते देखे जा रहे हैं। न्यूज 18 की टीम ने कई पुलिसकर्मियों को मोबाइल पर बात करते और दड़ल्ले से इसका उपयोग करते देखा। जब पूछताछ की गई तो किसी ने बेहद जरूरी बात तो किसी ने फोन आने पर उसे काट देने का हवाला दिया। पुलिसकर्मियों के मोबाइल उपयोग का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने एक कड़ा निर्देश जारी किया है कि ड्यूटी के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी मोबाइल या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग नहीं करेगा। इस वक्त हम राजधानी पटना में और देखिए अभी जो ड्यूटी पर पुलिसकर्मी हैं वो लगातार मोबाइल का उपयोग करते हैं। इसकी तस्वीरें बराबर देखने को मिलती है और देखिए अभी सामने जो पुलिस पोस्ट पे जो प्रभारी हैं वो भी मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, उनके हाथों में मोबाइल है। जो दूसरे पुलिसकर्मी हैं वो भी इसी तरीके से मोबाइल का उपयोग करते रहते हैं। अभी देखिए यहाँ पर एक जो महिला पुलिसकर्मी है ये भी मोबाइल का उपयोग कर रही हैं, मोबाइल पे बात कर रही हैं। तो ड्यूटी के दौरान सख्त निर्देश दिया गया है, इसका किस तरह से स्वागत करते हैं? मैडम, आप अभी ड्यूटी के दौरान मोबाइल का उपयोग कर रही हैं, लेकिन आज हाँ इमरजेंसी थोड़ा कॉल आ गया था घर से, इसीलिए। लेकिन अब मना हो गया है? हाँ मना हो गया, थोड़ा सा इमरजेंसी घर में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ था, 1 मिनट के लिए कॉल रिसीव किया, उसके बाद रख। ये जो आदेश हुआ है इसका स्वागत करती है? हाँ होना चाहिए। गुड़िया जी हैं और कह रही है कि इमरजेंसी कॉल था। जो दूसरे पुलिसकर्मी थे इनकी भी तस्वीरें आई हैं अभी जो मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं। अभी आपकी भी तस्वीर आई, आप मोबाइल में बात कर रहे थे। क्यों बात कर रहे थे मोबाइल पे जबकि मना है? जी, मोबाइल पे बात करना मना है तो क्यों बात कर रहे थे? कॉल आया था, बात नहीं किया। आप अभी तस्वीरें आई हैं, आप मोबाइल का उपयोग बात नहीं किया, हम काट के रख लिए। काट के रख दिए। ये जो फैसला है इसका स्वागत करते हैं जो पुलिस मुख्यालय का? जी एकदम, ऐसा होना चाहिए। होना चाहिए। स्वागत ड्यूटी के दौरान मोबाइल का जी नहीं करना चाहिए। राकेश जी ये कहें कि मोबाइल फोन आया था लेकिन मैंने उसे काट दिया है। तो डीजीपी एसके सिंघल ने ये निर्देश दिया है। तो निश्चित तौर पर हाल के दिनों में कई घटनाएं सामने आई थी, कई तस्वीरें आई थी कि ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी मोबाइल का उपयोग करते हैं और ऐसे में अब सभी जो एसपी हैं, सीनियर एसपी और समादेष्टा जो कमांडेंट हैं, उनको ये निर्देश दिया गया है कि इस तरह के जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं उनको आगाह कर दें, उनको सख्त निर्देश दे दें कि चाहे वो यातायात में हो, विधि व्यवस्था संधारण में हो या फिर दूसरी जगह ड्यूटी पे तैनात हो, वो किसी भी सूरत में
मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। आरा में पुलिस वालों पर हमला हो गया। महिलाओं ने पथराव के साथ हाथापाई की। घटना नगर थाना के इब्राहिम नगर की है, जहां पुलिस ईंट भट्टे के मैनेजर की हत्या के आरोपी को पकड़ने गई। जहां पुलिस पर महिलाओं ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और साथ ही हाथापाई भी की। कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। पुलिस ने 2 महिलाओं को इस मामले में गिरफ्तार भी किया है। और बात गया से आई एक तस्वीर की। गया से आंधी बारिश के बाद ताड़ के पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरने की लाइव तस्वीरें आई। बिजली गिरने के बाद पेड़ में आग लग गई। तस्वीरें शेरघाटी अनुमंडल के काजी गांव की है, जहां देर शाम जमकर बारिश हुई थी और कई बार आकाशीय बिजली गिरी। स्थानीय लोगों ने पेड़ पर बिजली गिरने के बाद लगे आग का वीडियो बना लिया। पटना में कल आई तेज आंधी और बारिश ने तबाही मचाई। पटना सिटी के पटन देवी मंदिर के बाहर सालों पुराना विशालकाय बरगद का पेड़ गिर गया। गनीमत रही कि कोई जानमाल की क्षति नहीं हुई। वहीं दानापुर में भी तेज आंधी में घरों के छप्पर उड़ गए। पटना सिटी के ही दुंदी बाजार के काफी पुराना जर्जर जो यहां पर मकान धराशायी हो गया। हालांकि मकान गिरने के पहले सभी सदस्य घर से सुरक्षित बाहर निकल गए थे। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पटना सिटी दानापुर की। देखिए घर के छप्पर उड़ गए हैं। तो वहीं पटना सिटी में देखिए कैसे मकान गिरा है। विशाल बरगद का पेड़ भी गिरा। आंधी तूफान ने यहां तबाही मचाई। इधर यास तूफान के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ा और इसका असर पटना के गांधी सेतु के पूर्वी लेन पर पड़ा है। जी हां, इसकी मरम्मत करनी पड़ी। गांधी सेतु के पिलर और स्पैम का कुछ काम बचा था, जिसे मानसून से पहले पूरा करना था, लेकिन अचानक बारिश और गंगा का जलस्तर बढ़ने से काम में बाधा हो रही। हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने गांधी सेतु के निचले भाग में चल रहे काम का जायजा लिया। यास तूफान के चलते पटना में हुई बारिश का असर निर्माण कार्यों पर पड़ा है। आप देखिए मेरे पीछे गांधी सेतु का जो पूर्वी लेन का काम है वो यहाँ पर चल रहा है और क्योंकि जो यास तूफान के असर के वजह से जो बारिश हुई है उस वजह से गंगा में पानी का जो स्तर है वो बढ़ गया है। गंगा में पानी का स्तर जो है वो बढ़ गया है और कहीं ना कहीं उसका असर जो निर्माण कार्य चल रहा है, आप देख भी पा रहे होंगे, जो पूर्वी छोर है गांधी सेतु का उसे तोड़कर फिर से बनाया जा रहा है और अभी फिलहाल जो पश्चिमी छोर है उसी से यातायात चल रहा है। पटना आने जाने के लिए उसी जो लेन है उसका इस्तेमाल हो रहा है। कि बारिश ने मुश्किल ज़रूर यहाँ पर खड़ी कर दी है जो निर्माण कार्य चल रहा था उसे लेकर, और कहा जा रहा है कि क्योंकि इसके तुरंत बाद अब मानसून आने वाला है तो ऐसे में अब 4-5 महीने तक जो ये काम है वो कहीं ना कहीं बंद रहेगा और इसका असर जो पटना आने जाने वाले लोग जो जिस तरह से गांधी सेतु पर जाम की समस्या झेलते हैं वो समस्या कुछ दिनों के लिए और बढ़ जाएगी, क्योंकि 5 महीने तक लगभग मानसून और इस जो प्री मानसून जिस तरह से यास के वजह से बारिश हुई है उसके कारण काम जो है वो बाधित हुआ है। साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में पोस्टमार्टम हाउस के गेट पर मृतक के परिजनों से पोस्टमार्टम कर्मी 3500 रुपए की मांग कर रहा है और जब उसे पैसा मिल जाता है इसके बाद कर्मचारी दरवाजा बंद कर लेता है। बताया जा रहा है कि जिससे पोस्टमार्टम हाउस का कर्मचारी रुपयों की मांग कर रहा है वो मिर्जापुर का रहने वाला है। कोरोना के खिलाफ जंग में जीविका दीदियां भी काफी सहयोग कर रही हैं। ग्रामीण इलाके में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ग्राम संगठन से जुड़ी जीविका दीदी मास्क तैयार कर रही हैं। इससे जन सुरक्षा के साथ साथ रोजगार सृजन का भी काम हो रहा है। ये तस्वीर है छपरा के रिविलगंज ब्लॉक के जीविका सेंटर की, जहां जीविका दीदियां कोरोना के खिलाफ सबसे कारगर हथियार मास्क के निर्माण में जुटी हैं। बिहार में छपरा जिला सबसे अधिक मास्क बनाने वाला जिला बन गया है। जीविका दीदियों के बनाए मास्क पंचायतों के जरिए लोगों को बांटे जा रहे हैं। सर, हम लोग सुबह से लेकर शाम तक इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दिन रात एक किया है। इसके लिए हम लोग अपने बच्चों से लेकर के हर घर तक सब कुछ देखते हुए भी हम लोग इस बीमारी से लड़ने के लिए बहुत सारे हम लोग सर मेहनत किए हैं।
ताकि हमारे साथ साथ हमारे गांव, शहर, पंचायत, जितने भी जिले के लोग हैं सारे इस बीमारी से बचे रहें। अब मास्क बनाने आती है घर से निकल करके, कैसा लगता है मास्क बनाती है? अच्छा लगता है। कितने लोग मिलकर बनाते हैं आप? 20-22 आदमी जी। और ये मास्क कहाँ बेचते हैं आप लोग, कहाँ जाता है? सर पंचायत में जाता है जी। ये सब दीदी लोग का ही सहयोग है और ये लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से कोरोना से लड़ने के लिए अपने और अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। इससे इनका इनकम भी आ रहा है और ये एक दूसरे को हेल्प भी कर रही हैं, जिससे इन्हीं के पंचायत के लोगों को इनके द्वारा सिला हुआ मास्क पहनने को मिल पा रहा है। जमुई में भी जीविका दीदियां बड़े पैमाने पर मास्क बनाने में जुटी हैं। जिले के सभी घरों में 6 मास्क देने के लिए 25 लाख मास्क की जरूरत होगी। जीविका दीदियों ने अब तक करीब 19 लाख मास्क तैयार कर दिया है। नहीं सर, जो मेहनत करते हैं वही 4 रुपये मेहनत मिलता है। और कितना फायदा हो, सपोर्ट कितना हो रहा है घर द्वार चलाने में? घर द्वार में भी काम करके जैसे काम करते हैं ना, तो और सब सर लोग भी मेहनत किए, बोले काम करने के बाद यहाँ से फायदा मिल रहा है आपको? जी सर, जी पूरी तरह सच्चाई है। हम लोग बैठे थे और हम लोग को जीविका की तरफ से जो रोजगार मिला है उससे हम लोग को बहुत राहत है। बिहार में जीविका दीदियां अब तक 2 करोड़ मास्क का निर्माण कर चुकी हैं। ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग की ओर से पंचायतों में मास्क का वितरण किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए मास्क का निर्माण जीविका की दीदियों को द्वारा किया जा रहा है। राज्य भर में लगभग 2 करोड़ मास्क का निर्माण किया गया है। 999 मास्क केंद्र पर जीविका दीदी काम कर रही है। 30,500 के लगभग जीविका दीदी इसमें लगी हुई हैं। मास्क का निर्माण कर जीविका दीदियां कोरोना के खिलाफ जंग में अहम योगदान तो दे ही रही, साथ ही इसके जरिए आत्मनिर्भर भी बन गई हैं। छपरा से संतोष कुमार, जमुई से केसी कुंदन के साथ पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।